हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज से हम स्टार्ट करते हैं लॉ का सब्जेक्ट अपना एनटीए यूजीसी नेट का। तो सिलेबस आप लोगों ने देख ही चुका होगा कि जूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट होता है और बेसिकली लॉ को जानना है तो सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस को ही जानना पड़ेगा हमको। और आप लोगों ने मतलब नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो भी एलएलबी या बीएलएलबी में किसी न किसी सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि नेट बहुत टफ है या फिर इस बार फॉर्म तो हमने नहीं भरा है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। इस बार फॉर्म भर लिया है लेकिन हम पेपर इस बार नहीं देंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्लियर कर देंगे। ऐसा कोई भी चीज़ दिमाग में पहले से आप मत लाइए, ठीक। बोला जाता है कि आधी चीज़ आप पहले से ही जीत जाओगे अगर अपने दिमाग में आप कंफर्म रहो, अपने दिमाग में आपको भरोसा रहे उस चीज़ को जीतने का। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप आधी सक्सेस अपने दिमाग को ही क्रेडिट दीजिए, मतलब कि पहले से सोच लीजिए कि ये क्लियर होगा ही, बहुत इजी है, बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ स्ट्रेटजी या रणनीति आपको कैसी बनानी है। तो क्या है कि जो आपका सिलेबस है नेट का, मैं खुद कई बार एग्ज़ाम फाइट कर चुकी हूँ, नेट क्लियर हूँ और जेआरएफ के लिए अभी भी मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, सिलेबस की अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं उसका खुद का मतलब एनालाइज आपको बता रही हूँ कि सिलेबस के बाहर कभी नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक। तो सब्जेक्टिव में जैसे 100 क्वेश्चन आते ही है, तो उससे बाहर सिलेबस में जो दिया गया है सिर्फ उसी को गो विथ योर सिलेबस ओनली। सिलेबस में जो दिया है आप उसको कंप्लीट कर लो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको इमरजेंसी नहीं पढ़ना है नेट के सिलेबस में फॉर एग्जांपल, तो आपको इमरजेंसी नहीं पढ़ना है, ठीक। बहुत कम चांसेस हैं कि 5 क्वेश्चन मान लीजिए सिलेबस से बाहर आ जाएंगे। और वो भी हमको सिलेबस से बाहर क्यों लगता है, क्योंकि हम उस चीज़ को पढ़े नहीं रहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे अमेंडमेंट वाला एक पोर्शन है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको संशोधन भी पढ़ना है। तो संशोधन में क्या है, आपको सिर्फ उसकी प्रक्रिया तो नहीं पढ़नी है, सिर्फ आर्टिकल तो नहीं पढ़ना है, आपको साथ में ये भी तो पढ़ना है कि अभी तक कितने अमेंडमेंट हो गए। तो किसी एक अमेंडमेंट को उठा के पूछ देगा 36 अमेंडमेंट में क्या हुआ, या 42nd अमेंडमेंट में कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से शब्द रिप्लेस किए गए, ये भी तो पूछ सकता है। अब वो चीज़ आप पढ़े नहीं हो तो क्या लगता है कि सिलेबस से बाहर का पूछ दिया, ये तो गलत है। तो वो चीज़ को आप पहले से क्लियर कर लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, स्टार्ट करिए। और हम यहाँ पे बेसिक जानकारी दे रहे हैं, कोशिश करेंगे धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और आपको और अच्छे नोट्स पीपीटी वगैरह प्रोवाइड कराए जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, लॉ। जूरिस का मतलब होता है लॉ, लैटिन वर्ड है ये, और प्रूडेंशियल का मतलब होता है नॉलेज, मतलब कि मिला के हम क्या कह सकते हैं, नॉलेज ऑफ लॉ। विधि का जो ज्ञान है वही क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। कि हम सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इसको डिफाइन कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से जूरिस्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया है। तो जब बात आ रही है कि नॉलेज ऑफ लॉ, तो आपको लॉ को भी देखना पड़ेगा कि लॉ क्या है। तो देखिए क्या होता है कि किंग वांट्स टू रेगुलेट हिज पीपल्स कंडक्ट एक्टिविटीज एंड बिहेवियर थ्रू लॉ। तो यहाँ पे डेफिनेशन है और इसके जस्ट नीचे जो मैंने लिखा है वो उसका उद्देश्य है। कोई भी चीज बिना उद्देश्य के तो की नहीं जाती है, ठीक। आपको कोई भी काम करना है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, या फिर उस चीज से आपको कोई और सक्सेस मिलने वाली है, कोई अचीवमेंट मिलने वाला है, तभी आप करोगे। तो यहाँ पे किंग के सिर्फ चाहने से नहीं होता है। किंग चाह क्यों रहा है, क्योंकि उसको ये टास्क, ये जो उद्देश्य है उसको अचीव करना है, प्राप्त करना है। तो यहाँ पे किंग से मतलब देखिए, मोनार्ची गवर्नमेंट में तो प्रत्यक्ष रूप से शासक ही रहेगा, लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, रिपब्लिक हो, गवर्नमेंट जो भी हो, तो उसमें जो है जो वास्तविक शासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसी के लिए हमने किंग वर्ड यूज किया है। तो ये क्या चाहता है, किंग रेगुलेट करना चाहता है किस किस चीज को, कंडक्ट को, बिहेवियर को और एक्टिविटीज को, किसके, पीपल के, उसके प्रजा के, जनता के, ठीक है। तो ये क्या करना चाहता है, देखिए समाज जो है एक छोटा सा बच्चा तो नहीं आप जिसको मार दो और शांति स्थापित कर दो, चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ पे जब समाज हमेशा विकासशील रहता है, देश भले विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए, लेकिन समाज हमेशा नई नई चीजों को एडॉप्ट करता है, इसलिए हम उसको हमेशा मतलब डेवलपमेंटल स्टडी में है बोलते हैं, प्रोग्रेस कर रहा है, विकसित हो रहा है, विकासशील है। तो इसमें डेवलपिंग होता है।
तो इसका आंसर क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीजें उसमें बदलते रहती है, इसलिए लॉ को भी उसके हिसाब से बदलना पड़ता है। इसका आंसर हम क्या बोल रहे हैं कि रेगुलेट तो करना है उसके आचरण को भी, उसकी क्रियाविधि कार्यविधि को और उसके व्यवहारों को भी, और इसका उद्देश्य क्या होगा, हमको शांति और सुरक्षा स्थापित करना है समाज में। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि जूरिस्प्रूडेंस का महत्व क्या है। लॉ को तो आप समझ गए, लॉ को जनरल डेफिनेशन में आप समझ गए, हम बाद में जूरिस्ट ने लॉ को कैसे डिफाइन किया है, जूरिस्प्रूडेंस को उन मतलब अलग अलग स्कूल्स उसके क्या व्यू हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए कि जूरिस्प्रूडेंस का महत्व क्या है, यूज कहाँ होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको पास होने के लिए सिलेबस में जबरन ऐड कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। देखिए कोर्ट में कोई मामला जा रहा है, कोर्ट खुद एक मतलब कोर्ट का जो पीठासीन अधिकारी है, जज है, वो खुद ग्रेजुएशन करके मतलब लॉ की पढ़ाई करके आया हुआ है, उसको भी ये चीज पढ़ाई गई है। तो क्या होता है, जो जज हैं उनके सामने देखिए दो तरह के मामले आएंगे, क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट हैं, हमको पता है सिविल नेचर का रहता है केस, क्रिमिनल नेचर का रहता है। तो जब आपकी सिविल राइट्स का वायलेशन होगा, आप सिविल सूट लाते हो, जब क्रिमिनल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप क्या करते हो, क्रिमिनल केस दायर करते हो। तो क्या होता है कि देखिए अब इस दोनों कंडीशन में मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल अगर लूँ सिविल केस का, तो आपने एक चीज सुनी होगी कई बार, अगर आपको अच्छे से याद नहीं है कहाँ पढ़ा है आपने, तो भी आपको ये चीज शायद थोड़ी सी याद होगी कि कब्जा जो है स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि किसी का ओनरशिप है या नहीं ये बाद में डिसाइड करना, लेकिन सबसे पहले तो ये देखो कि कब्जे में कौन है, क्योंकि जिसका वास्तविक कब्जा है उसके पास सबूत है कि वो ही कास्ट का भी चला आ रहा है, जो भी कंडीशन है लोग उसको देख रहे हैं कि उसी का होगा। अब हर कोई तो जाके पूछेगा कि नहीं किसका है, लेकिन देख तो रहा है कि हाँ वो यूज करने वाला आदमी उसका कौन है। तो उस कंडीशन में क्या है, मान लीजिए मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पास एक व्यक्ति आता है जिसके खिलाफ किसी ने केस दायर कर दिया है, मतलब कि वादी ने केस दायर किया है मेरे मुवक्किल के खिलाफ, मेरा मुवक्किल जो है डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, उसके खिलाफ ये बात दायर किया है कि वो जिस जमीन में काबिज है वो उसकी नहीं है, जबकि वादी की है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो एडवोकेट है उसको तो अपने पक्ष को मजबूत करना है, वो क्या साबित करना चाहेगा, मतलब मैं क्या साबित करना चाहूंगी कि सर माननीय न्यायालय, मेरा जो मुवक्किल है वो तो इतने सालों से कब्जे में चला आ रहा है, इसको तो गांव के लोग देख रहे हैं, आप पूछ सकते हो, फसल भी यही होता है, काट के उसको बेचना या यूज करना, ये सारे काम वो खुद करता है। ठीक, तो यहाँ पे बात तो स्वामित्व की आती नहीं है, इसी का है स्वामित्व। तो जो वादी ने वाद लाया है वो तो चलने योग्य है ही नहीं, उसको मेरिट में ही खारिज कर दीजिए, ऐसा हो सकता है। अब देखिए जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है निर्वचन की, तो वो क्या कौन करता है, कोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जूरिस्प्रूडेंस में क्लियर कर दी गई है, इसलिए हम इसको सिद्धांत के रूप में फॉलो करते हैं। और जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल से ही मतलब एम्पावर्ड होके हम पूरा कोई एक अधिनियम बना सकते हैं, तो वैसी चीज है कि जब तक आप इसके सिद्धांत को नहीं समझोगे तब तक जो लॉ है उसके हम ये जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, उद्देश्य को। और उसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल। तो आपको याद होगा सिलेबस में आपने देखा होगा कि आपको पर्सन भी पढ़ना है ना, तो आप पूरे जूरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट तो उसका क्या है कि लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन पढ़ना है, उसके स्कूल्स पढ़ना है, ये जो फर्स्ट पार्ट में है, क्रिटिसाइज वगैरह सब करना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको स्टेट के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड सोर्सेज ऑफ लॉ ये सब पढ़ना है। फिर जो थर्ड वाला पोर्शन है उसमें आपको प्यूपिल और इससे जुड़े हुए जितनी भी अवधारणाएं हैं सबको पढ़ना है। इससे जुड़ी हुई अवधारणाएं मतलब जैसे यहाँ पे 2 चीजें हमने डिस्कस कर ही ली, कब्जा है, स्वामित्व है। अब व्यक्ति, लॉ में व्यक्ति किसको माना जाता है ये जानने के लिए भी आपको अधिकार और दायित्व पढ़ना पड़ेगा, टाइटलशिप, ओनरशिप, ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं और यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे कि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13, ये क्या बताता है कि विधि में क्या क्या सम्मिलित है। ठीक, तो 8 चीजें दी गई हैं जो विधि में सम्मिलित होगा, मतलब ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, कस्टम, बाई लॉज एंड नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें। ठीक, तो यहाँ पे कस्टम को भी बोला है, कस्टम को भी विधि का बल प्राप्त है।
ठीक। तो जब तक आप मतलब कि किसी की अगर शादी को, जो कस्टमरी लॉ के थ्रू शादी हुई है, उसको साबित करना होगा, तो आपको तो ये चीज दिखानी पड़ेगी ना कि कस्टम जो है सोर्स होता है लॉ का, और आर्टिकल 13 में कस्टम को लॉ माना जा रहा है। तो उसके हिसाब से कस्टमरी लॉ के थ्रू अगर किसी की शादी हुई है तो वो भी क्या होगी, वैलिड मानी जाएगी। क्योंकि कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं या ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं, वहां पे तो बेरोक टोक वैसी ही चलती है, कोर्ट उसको मान्यता भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए हम लॉ की डेफिनेशन में ऑस्टिन का भी एक व्यू देख लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हर जूरिस्ट की दो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही जूरिस्ट जो है कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। क्योंकि देखिए एक डेफिनेशन आपको लॉ की पढ़नी है और एक डेफिनेशन जूरिस्प्रूडेंस की। तो क्या होता है, देखिए ऑस्टिन की बात करें तो क्या होता है, इसका है थ्योरी जो है कमांड ऑफ सॉवरेन। ठीक है, कमांड ऑफ सॉवरेन मतलब कि संप्रभु का समादेश। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें संप्रभु का समादेश, तो यहाँ पे संप्रभु का मतलब क्या है, जो सुपीरियर है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप नेचुरल लॉ थ्योरी को मानते हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए कोई अंधश्रद्धा मान रहा है, तो अभी क्या समझेगा मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कि कोरोना महामारी किस लिए फैली है, क्योंकि लोगों में पाप बहुत बढ़ गया था, अत्याचार वो कर रहे थे इतना, इसलिए भगवान को दिखाना पड़ा कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे और हमेशा मतलब मेरे कंट्रोल में रहोगे, मेरे से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन उसी को आप साइंटिफिक रीजन में देखो तो एक्टिविटीज तो मेन पर्सन की ही थी, एक्टिविटीज पर्सन की ही थी जो नेचर को इतना इफेक्ट की, मतलब हार्म पहुंचाई कि ऐसी महामारी से हमको अभी रूबरू होना पड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि देखिए आपको यहाँ पे ऐसा जो है साइंटिफिक चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक वे में आपको स्टडी करनी है किसकी, लॉ की। सीक्वेंस स्टडी हम जो इसको बोलते हैं, हम आगे डेफिनेशन में और पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक में क्या है, आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी। हम सिर्फ सीक्वेंस स्टडी को क्या मान लेते हैं, साइंस मान लेते हैं, ठीक। लेकिन सीक्वेंस के अलावा दूसरी चीज है वेल डिफाइंड, मतलब कि सुपरिभाषित होना चाहिए वो, ठीक है। सीक्वेंस स्टडी क्रमबद्ध अध्ययन आप करोगे ही, पहले लॉ को जान लो, जूरिस्प्रूडेंस को जान लो, उसके बाद फिर स्टेट कहाँ से आया, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति समाज से, व्यक्ति से हुई, या फिर राज्य की उत्पत्ति समाज से हुई, ये सारी विधि से हुई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सीक्वेंस स्टडी करोगे क्रमबद्ध अध्ययन, लेकिन वो साथ में वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। मैं किसी चीज का डेफिनेशन अलग जान रही हूँ, अलग बोल रही हूँ, उसको आप अलग बोल रहे हो, मतलब छत्तीसगढ़ में जो चीज फॉलो हो रही है वो छत्तीसगढ़ से बाहर कुछ अलग है, भारत के बाहर कुछ अलग है, तो उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए, तब हम उसको साइंटिफिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ऑस्टिन की, ये जो लॉ के बारे में बोल रहा है कमांड ऑफ सॉवरेन, तो इसमें जैसे है तीन बातें इसमें बोलता है। सबसे पहले तो क्या है कि संप्रभु होना चाहिए, संप्रभु का समादेश होना चाहिए, और समादेश की बात क्या है, अगर कोई उसका उल्लंघन करे तो उसके लिए शास्ति यानी कि सैंक्शन भी होना चाहिए। क्या होता है, तो देखिए आदेश किसी का भी हो सकता है, लेकिन समादेश कहने का मतलब क्या है कि ये आदेश, ये इच्छा किसकी है, संप्रभु की, जिससे ऊपर कोई नहीं है। तो इस कंडीशन में संप्रभु ने, जैसे हम डेफिनेशन देखे थे, ये सारी चीजें की। अब शास्त्री की जब वहां पे बात आती है तो यहाँ पे हमारा पार्ट आता है, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी, ठीक। तो कोर्ट का काम है कि ये चीजों को देखें, उसका मतलब कि फॉलो हो रहा है कि नहीं, कोई वाद आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं, तो उसके बाद ही वो उसको देखते हैं, मेरिट दी मेरिट उसकी, उसके बाद ही उसके लिए क्या है, शास्त्री ऑब्लिगेट की जाती है उसके ऊपर। तो कुल मिला के आपको लॉ में यही पढ़ना है कि लॉ की जरूरत क्या है, जूरिस्प्रूडेंस में यही पढ़ना है कि लॉ की जरूरत क्या है, लॉ को, जूरिस्प्रूडेंस को मतलब हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है ना कि विधि शास्त्र विधि की आंख है, सॉरी विधि का नेत्र है। तो ये सारी चीजों को हम क्रिटिसाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, और मतलब आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो शायद चीजें जल्दी समझ में ना आए, इसलिए हम छोटा वीडियो बना रहे हैं। आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको ये चीज पसंद आई या नहीं, तो हम और उसको थोड़ा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।